परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो हमारी एक श्रृंखला चल रही है जनरल स्टडीज की, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से एक बार कंफर्म कर देंगे कि आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सभी का स्वागत, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हमारा, इसके अंदर में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेशनल मूवमेंट से भी कराऊंगा, प्लस मैं आप लोगों को काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज के कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो टाई ब्रेकर हो सकते हैं, आप लोगों को बाकी लोगों से आगे पहुंचा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर मैं आप लोगों से करवाने वाला हूँ। तो सभी लोग पूरा लेक्चर अच्छे से देखें। जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस सेशन को लाइक कर दिया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को आने से पहले ही लाइक कर दिया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, क्योंकि ये आप लोगों के जो लाइक्स होते हैं, जो आप लोगों का यहाँ पर में एक इनपुट होता है, वो बहुत ज़्यादा मदद करता है और ज़्यादा एक एनर्जी लाने में। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोगों ने लाइक कर दिया है, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही और ज़्यादा जो है सेशंस आप लोगों के लिए लेकर हम लोग आ सके। चलिए, जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ पर में भी शेयर कर सकते हो, इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को ये बताना है फ्रेंड्स कि पहली बार राष्ट्रपति शासन, ठीक है, बताना है कि कौन से राज्य के अंदर में लगाया गया था। ये आप लोग बताओगे जल्दी से, पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य के अंदर में लगाया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं मेरे पास में। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स, ये पंजाब के अंदर में लगाया गया था। ये आप लोगों ने याद रखना है, पंजाब के अंदर में। तो पंजाब ऐसा पहला राज्य था भारत का जहां पर में राष्ट्रपति शासन लगा। अब जिसको राष्ट्रपति शासन के बारे में नहीं पता, उन लोगों के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में आर्टिकल नंबर 356 है, आर्टिकल नंबर 356। इसके तहत अगर कोई भी पार्टी उस राज्य में सरकार नहीं बना पा रही है, या फिर वो सरकार, उस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन उस राज्य के अंदर में लगा सकती है। तो उस राज्य का जितना भी पूरा कंट्रोल है वो केंद्र सरकार के पास में आ जाता है राष्ट्रपति शासन के थ्रू। तो राष्ट्रपति शासन लगने वाला पहला राज्य पंजाब था। कौन से साल लगा था, तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, 1951 में, मतलब संविधान लागू होने के अगले ही साल यहाँ पर में राष्ट्रपति शासन लग गया था। अब सवाल उठता है सर बिहार का, क्योंकि सवाल तो ये भी उठता है कि बिहार में कितने बार लगा है राष्ट्रपति शासन। तो क्या आप लोग जानते हो, कोई बता सकता है बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? क्योंकि भाई देखो, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि आप लोगों का जो भी टफेस्ट पेपर निकाल सकता है एग्जामिनर, ठीक है, उससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। बताओ, बिहार के अंदर में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिहार के अंदर में? 0 बार? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, इतने शरीफ तो अपन है नहीं बिहार वाले कि भाई बस 0 बार कोई राष्ट्रपति शासन न लगा हो। ठीक है, 8 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन बिहार के अंदर में, 8 बार, याद रखना है आप लोगों ने। और 1968 से 1969 के बीच में जो है ना, पहली बार आप लोगों का लगा था 1968 से 69 के बीच में। तो 1968 में फर्स्ट टाइम लगा था और 1969 तक चला था ये राष्ट्रपति शासन। और टोटल 8 बार लग चुका है बिहार के अंदर में, ये भी आपको याद रखना है। 68 से 69 तक चला था, 8 बार। ओके, और लास्ट बार जो लगा था फ्रेंड्स आप लोगों का, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, 2005 के अंदर में लगा था। तब से लगा नहीं है, इस वजह से शायद आप लोगों को याद ना आ रहा हो। लास्ट बार 2005 में लगा था। ठीक है, चलिए, तो आंसर यहां पर में देखिए, पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब के अंदर में 1951 में लगा था, आर्टिकल नंबर 356 है, ये याद रखेंगे। बिहार के अंदर में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 1968 में लगा था बिहार में, लास्ट टाइम 2005 में लगा था, और ऐसे टोटल 8 बार लग चुका है, ये याद रखा है आप लोगों ने। ठीक है जी हाँ, 2005 में लास्ट टाइम लगा था, मतलब 8वीं बार, उसके बाद नहीं लगा अभी। उस समय हम छोटे थे, अच्छा। अरे तो फिर 1968 में तो थे ही नहीं, तो फिर कैसा करेंगे उसका अपन? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू रूपा जी, आप सर दिमाग में डाल देते हैं तो ऐसे ही जानी चाहिए, और आप दिमाग में ले भी रहे हो, मतलब आपका जो है मोटिवेशन है पढ़ने का। तो ऐसे बच्चे जो मोटिवेशन वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में मजा भी आती है। तो फर्स्ट टाइम 1951 में पंजाब के अंदर में लगा था राष्ट्रपति शासन, ये याद रखेंगे आप लोग। भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी के ऊपर में बनाई गई थी? नदी घाटी परियोजना, ठीक है, बताइए जल्दी से। थैंक यू सोना जी। मतलब
पता नहीं, मैं लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट आप लोगों की नजर अच्छी है, आप लोगों का प्यार है, इस वजह से। तो भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर शुरू की गई थी? तो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय, अब यहाँ पर बहु लेकर आना है घर के अंदर में। जैसे आपके मम्मी ने एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि मेरे लड़के की जॉब लग जाए तो मैं बहू लेकर आऊँ, तो उनका उद्देश्य बहू लेकर आना है, तो वो वाला बहुउद्देश्य नहीं है। बहुउद्देश्य का मतलब होता है एक से ज्यादा, मतलब वहां से आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी बनानी है उस परियोजना से आपको सिंचाई के लिए पानी भी देना है, उस परियोजना से आपको इंडस्ट्रीज में भी पानी पहुंचाना है। तो बहुत सारी उद्देश्य आपने लगाए हुए हैं, तो एक से ज्यादा जब उद्देश्य होते हैं तो उसको बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है, इसको ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये याद रखेंगे आप लोग। तो पहली बार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है आप लोगों का, ये कहाँ पर में, कौन से नदी के ऊपर में बना था, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है दामोदर रिवर के ऊपर में बनाया गया था। दामोदर नदी जो है ये किसी एक राज्य की जो है ना, जैसे सौरो ऑफ बिहार है, कोसी बोला जाता है, बिहार का शोक, वैसे ही दामोदर नदी को भी किसी एक राज्य का शोक बोला जाता है। बता सकते हो कौन से राज्य का शोक बोला जाता है? ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी के ऊपर में बनी है? तो दामोदर नदी के ऊपर में बनी थी। ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स। बट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से राज्य का है, कौन से राज्य का इसको बोला जाता है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग जो है आंसर कर रहे हैं, झारखंड का नहीं, बंगाल का जो है शोक इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बंगाल के अंदर में बहुत ज्यादा जो है आप लोगों के बाढ़ आती है इसके अंदर में, याद रखना है आप लोगों ने। वैसे ये दामोदर नदी के ऊपर में ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये 1948 के अंदर में बनाया गया था, 1948 के अंदर में। तो ये भी याद रख सकते हो, भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था ये, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। नाउ फ्रेंड्स, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, विटामिन ए कहां पर में स्टोर होता है मानव के शरीर में? ठीक है, आप लोग मानव हो ना, बताइए कहां पर में होता है? मैं दामोदर नदी के पास में ही रहता हूँ। चलो संतोष कुमार जी संभाल के रहना, वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो है आंसर होगा आप लोगों का लीवर। देखो है क्या चीज कि आप लोगों का विटामिन के, ई, डी और ए, ये आप लोगों के क्या है, ये फैट में सॉल्यूबल होने वाले, फैट के अंदर में जो सॉल्यूबल होते हैं ना वो विटामिन है, फैट सॉल्यूबल, वसा में घुलने वाले विटामिन है ये। और जितने भी विटामिन है आप लोगों के, विटामिन के, ई, डी, ए, ये जो है आप लोगों के कहाँ पर में स्टोर होते हैं? लीवर के ऊपर में स्टोर होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। जितने भी ऐसे विटामिन है जो फैट सॉल्यूबल होते हैं वो लीवर पर स्टोर होंगे। तो अगर आप लोगों से, जैसे यहाँ पर मैं ए बोला है आप लोगों से, मान लो ए की जगह पे आप लोगों से ई बोल दिया जाता, तो क्या आंसर लगाते? तो भी लीवर ही आंसर लगाते। आपको पता होना चाहिए यकृत के ऊपर में स्टोर होता है। तो जो भी वसा के अंदर में घुलनशील जो भी आप लोगों के विटामिन होंगे वो डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना यकृत के ऊपर में स्टोर होते हैं। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को मोटिवेशन के साथ में और ज्यादा आप लोगों को पढ़ा सकूं। ठीक है, 500 क्वेश्चन की क्या मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज एक साथ भी करा सकता हूँ आप लोगों को। बस आप लोग अगर मान लीजिए कि आपने अपना रिस्पॉन्स दिया, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा दी ना बराबर से, तो फिर आप बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर में जाके 5-5 घंटे की भी क्लास ली है कंटिन्यूअस मैंने, 6 बजे से स्टार्ट करके रात के 11-11 बजे तक। ओके, तो इतनी एनर्जी तो है, बराबर से करा सकते हो, बस चाहिए आप लोगों का रिस्पॉन्स और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं याद रखना है आप लोगों ने के, ई, डी, ए, जितनी भी आप लोगों के विटामिन फैट सॉल्युबल होंगे वो सारे के सारे लीवर के ऊपर में स्टोर होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हम लोग आपको बताना है विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ये बताइए आप लोग। प्रिपरेशन के लिए तो शहजाद जी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए जितना भी पढ़ रहे हो। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम, तो अगर हम लोग बात करें हमारे सोलर सिस्टम के बाहर आपको सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा वाला दिखाई देगा, तो मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। अरे मेरे भाई पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ तुम लोग। सबसे ब्राइटेस्ट स्टार पूछा है यहाँ पर मैं, सबसे चमकीला तारा, सबसे पास का तारा नहीं पूछा है आप लोगों से। ठीक है, सबसे चमकीला तारा पूछा है, सबसे चमकीला तारा सीरियस है। सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति आप लोग। ठीक है, सीरियस, ये याद रखना है आप लोगों ने। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सबसे पास वाला तारा है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर में सबसे पास का तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है,
4.2 लाइट ईयर्स दूर। लेकिन सीरियस जो है आप लोगों का, ये सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। इसको आप लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हो, डॉग स्टार, ये याद रखना है आप लोगों ने, डॉग स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सौर मंडल हमारे मतलब सौर सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट तारा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सन है, ठीक है, क्योंकि हमें दिन में भी दिखता है इसीलिए इतना ब्राइट है वो। लेकिन उसके बाहर जो दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है वो है आप लोगों का सीरियस, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसको डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और आप लोगों से बोला जाए कि सोलर सिस्टम के बाहर सबसे ज्यादा नजदीकी तारा, सबसे नियरेस्ट स्टार, नियरेस्ट नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, ऑब्वियस ही बात है आफ्टर सन, क्योंकि सन तो हमारा सबसे पास में, नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, सूरज के बाद में सबसे जो करीब का तारा है हमारा वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर आप लोग लाइट की स्पीड से जाओगे तो भी आपको 4.2 ईयर्स लग जाएंगे। और जो अभी हमारे पास में करंट में टेक्नोलॉजी है, अगर आपको उस टेक्नोलॉजी से जाना है, उस स्पीड से जाना है, तो आपको पता है कितने साल लग जाएंगे आप लोगों को? आपको पता है प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने में आपको कितने साल लगेंगे? अगर अभी जो फिलहाल में करंट में हमारे पास में टेक्नोलॉजी है उतनी भी स्पीड से अगर आप गए तो, ठीक है, आपको जो है फ्रेंड 66,000 साल लग जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, सबसे पास वाले तारे तक जाने में भी आप लोगों को। और ऐसे तो कितने खरबों तारे हैं हमारे इसमें, सबसे पास वाले तारे तक प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने में भी 4.2 लाइट ईयर्स दूर है बस। हमारे वाले स्पीड से भी जाएंगे आप लोग, क्योंकि हम लाइट की स्पीड से तो अभी जा ही नहीं सकते फिलहाल में। नाउ सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 1739 में, याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। 1739 के अंदर में एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ करनाल। करनाल नाम की जगह हरियाणा में मिलेंगी आप लोगों को, हरियाणा में, ठीक है। एक शासक था जिसने भारत पर हमला किया था 1739 के अंदर में, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो ये था जिसने हमला किया था, वो था नादिर शाह, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, नादिर शाह। तो नादिर शाह ने जो है भारत के ऊपर में हमला किया था। उस समय में भारत का शासक कौन था, या मुगल शासक कौन था? मुगल शासक था उस समय में मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, ठीक है, जिसको रंगीला के नाम से भी जानते हो आप लोग। और क्यों जानते हो रंगीला के नाम से, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि रंगीला क्यों कहा जाता होगा। तुम्हारे भाई का मिजाज थोड़ा रंगीला था, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है ये रंगीन मिजाज शासक था, बड़ा ही वीक शासक था। और ये नादिर शाह ने इस पर हमला किया। करनाल की लड़ाई हुई 1739 के अंदर, 1739 में। और कोहिनूर हीरा, पीकॉक थ्रोन वगैरह वो सब उठा के लेकर चला गया था। वो जो तख्ते ताउस था ना, मयूर सिंहासन शाहजहां का, वो भी उठाकर लेकर चला गया था। कोहिनूर हीरा उठाकर लेकर चला गया था नादिर शाह ने इसी समय में, ठीक है। तो करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह को हराकर उसने सारी चीजें उठाकर लेकर चला गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा, देखिए एक क्वेश्चन, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। राधा जो है उसको श्याम पट पढ़ने में, देखिए यहाँ पर मैं राधा ही बहुवरी हरि की, तो राधा और श्याम मतलब क्या जोड़ा है यार, मतलब एग्जामिनर ने बिल्कुल उसने जो है ना यहाँ पर में, मुझे लग रहा है कि वो कौन सा है वो भारत स्टार भारत, उसके ऊपर में उसने वो देख कर आया था शायद। तो राधा को श्याम पट पढ़ने में जो है वो कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। बताइए। तो भाई आंखों की रोशनी बढ़ानी है, ठीक है, श्याम पट पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है। तो आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2, विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए जो है आप लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाने के काम आता है, ये याद रखना है। मैं आप लोगों से दावे के साथ में कह सकता हूं, अगर श्याम को पढ़ने, श्याम होता और राधा पट होती, ठीक है, राधा पट पढ़ने में कठिनाई होती, तो शाम को कभी भी राधा पट पढ़ने में कठिनाई नहीं होती, बराबर देख लेता हूँ। आंखों की रोशनी कम होती तो भी राधा पट को पढ़ लेता हूँ, ठीक है। राधा थी ना, शरीफ बच्ची है, तो शाम पट पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। अगर इसका उल्टा होता तो फिर कोई कठिनाई नहीं होती, बराबर से बिना विटामिन के भी दिख जाता सारा का सारा। तो विटामिन ए, ये याद रखेंगे आप लोग। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो विटामिन ए जो है आप लोगों का जो है स्किन को भी हेल्दी रखता है और आईज को भी हेल्दी रखता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो विटामिन ए आप लोगों का जो पुअर विजन है वो क्रिएट कर सकता है, अगर मान लीजिए आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो, ठीक है। आप लोगों को वो जो रात में दिखाई नहीं देने वाला जो रोग है आप लोगों का, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो आप लोगों को हो सकता है, रतौंधी जिसको बोला जाता है, अगर विटामिन ए की कमी है तो लॉस ऑफ विजन या आंखों की रोशनी की कमी का शिकार हो सकते हो, विटामिन ए की कमी अगर आप लोगों के अंदर में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, आप बताओ। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया अभी कि दामोदर वैली परियोजना भारत की पहली परियोजना थी। आपको बताना है दामोदर घाटी जो निगम है या जो कॉरपोरेशन है, जो दामोदर
घाटी परियोजना को चलाता है उसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंकि उसी साल हुई थी जब ये परियोजना बनाई गई। ऑब्वियस सी बात है, परियोजना बनाई गई है तो उसके लिए कोई कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। तो एक एजुकेटेड गैस लगाओ आप लोग, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो एजुकेटेड गैस क्या हो जाएगा आप लोगों का 1948 के अंदर में। तो भारत की पहली जो है रिवर परियोजना या जो आप लोगों की नदी घाटी परियोजना थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना, और 1948 के अंदर में ये बनाई गई थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1948 के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे, आप लोग एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। प्रेसिडेंट रूल जो है सबसे पहली बार कौन से साल में लगाया गया था? और यहाँ पर मैं बात हो रही है बिहार की नहीं, यहाँ पर मैं बात ओवरऑल हो रही है। जब नहीं पूछा है उसने कि कोई स्टेट के बारे में, तो पहली बार 1951 के अंदर में लगाया गया था। स्टेट कौन सा था, कमेंट करो जल्दी से आप लोग, स्टेट कौन सा था? बिहार में पहली बार कब लगाया गया था, ये आप लोग आंसर करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर में। और फ्रेंड्स उसके अलावा आप लोग बताओगे कि कब लगाया गया, कितने बार लगाया गया बिहार के अंदर में। और ये मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि जितने बच्चों ने स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर देखा है वो लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग जो है ये दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाओ, और जितने भी बार मेरा लेक्चर होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको वहां पर में मिलेंगी। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल है, उसके ऊपर में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। टीचिंग परीक्षा परीक्षा ऑफिशियल ऐसे सर्च करना और लोगो वगैरह बराबर से देख के उस पर ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ये आप लोग आंसर कमेंट के अंदर में करोगे सारे के सारे लोग। तो पहली बार जो है 1951 के अंदर में लगा था, ये याद रखना है, पंजाब के अंदर में। जी, भिलाई स्टील प्लांट जो है वो कहां पर में लोकेटेड है? भिलाई इस्पात कारखाना कहां पर में लोकेटेड है? भिलाई इस्पात कारखाना आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? ये देखिए, जो पिछले स्लाइड में क्वेश्चन पूछे वो सारे पढ़ाए हुए हैं। तो जो बच्चा टाइम पर आएगा उसको सारी सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, उसका पेपर भी क्लियर होगा। जी, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, भिलाई इस्पात कारखाना आप लोगों का, भिलाई नाम की जो जगह है आप लोगों को कहाँ मिलेंगी? आज ये छत्तीसगढ़ के अंदर में मिलेंगी। तो भिलाई इस्पात कारखाना आप लोगों का छत्तीसगढ़ के अंदर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इस वजह से आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में है भिलाई स्टील प्लांट आप लोगों का। ये भिलाई स्टील प्लांट जो है आप लोगों का, ये सेकेंड जो आप लोगों की 5 ईयर प्लान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसके अंदर में इसको बनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर में है भिलाई इस्पात संयंत्र। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। कितनी बौद्ध संगतियां हुई है टोटल? तो टोटल जो है फ्रेंड 4 बौद्ध परिषद हुई है आप लोगों की। 4 टोटल 4 बौद्ध परिषदें आयोजित हुई है टोटल। तो 4 बौद्ध परिषद में से जो सबसे पहली थी, पहली वाली, वो अजात शत्रु के समय में हुई थी। अजात शत्रु के समय में, ये याद रखना है आप लोगों ने, अजात शत्रु के समय में। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप लोगों से सेकंड वाली पूछा जा रहा है, तो सेकंड वाली जो है ये काल अशोका के समय में हुई थी। काल अशोका, ठीक है, काल अशोका, काल अशोका इसके समय में हुई थी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरी वाली हुई थी अशोका के समय में, और चौथी वाली हुई थी कनिष्क के समय में। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई है यहाँ पर। मैं आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगति। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि पहली वाली जो है वो अजात शत्रु के समय में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप लोगों को याद रखना है, महाकश्यप थे। महाकश्यप राजगृह के अंदर में इसको आयोजित किया गया था, बिहार के अंदर में। दूसरी वाली जो है काल अशोका के समय में हुई थी, और सर्वकामी या जिसको सभाकामी के नाम से भी जाना जाता है, सभाकामी, ठीक है, इनके अध्यक्षता में हुई थी, ये अध्यक्ष थे उसके, और ये हुई थी वैशाली के अंदर में आयोजित, बिहार में, वैशाली में। तीसरी वाली भी बिहार में हुई थी अशोका के समय में, और मोगलीपुत्र तिस्सा जो है इसके अध्यक्ष थे, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी ये आप लोगों की। और जो चौथी वाली थी ये बिहार में नहीं हुई, ये आप लोगों की कश्मीर में आयोजित हुई थी। ठीक है, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के समय में आयोजित हुई थी ये। तो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट से ये देखना, ये आप लोगों से पूछा जाता है आपका। मैं कभी भी आपसे जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में ये पूछ सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है, कभी भी जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में कुछ भी तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे करके आप लोगों से पूछूंगा मैं। ठीक है, ये याद रखना। जब आप लोगों की यूपी के अंदर में एग्जाम हुई थी पीजीटी की, उसमें एक ही पेपर के अंदर में 2 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर में, बिहार ये बौद्ध संगतियों के ऊपर में, एक ही पेपर में 2 बार। ठीक है, ये कोई बात नहीं, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में यहाँ पर में। ठीक है, ये दानिश शेख और टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल जो है उसके ऊपर में दोनों पे शेयर कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आप लोगों को बताना है फ्रेंड, नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन इज, मानव में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है?
ठीक है, 12, 20, 32, 16, बताओ। देखिए, अगर आप लोगों से बात की जाए दूध के दांतों की, ठीक है, मतलब कि जो स्टार्टिंग के अंदर में आपको आते हैं, जो दांत आते हैं और फिर वो टूट जाते हैं और उनके जगह पे नए दांत आते हैं आप लोगों के, है ना। तो ये जो दूध के दांत या मिल्क टीथ जिसको कहा जाता है, इनकी संख्या 20 होती है। 20 दांत आते हैं आप लोगों को, 32 नहीं आते टोटल वो, ठीक है, 20 आते हैं। फिर वो टूट जाते हैं पूरे के पूरे आप लोगों के, और फिर उसके जगह पे पूरे के पूरे 32 जो है वो न्यू टीथ आते हैं आप लोगों के। तो याद रखना आप लोगों ने, आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 20 जो है आप लोगों के मिल्क दांत होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि नंबर ऑफ मिल्क टीथ जो है वो 20 होते हैं। हमारे बॉडी में 2 किडनियां होती है, नंबर ऑफ हड्डियां कितनी होती है, तो 206 होती है। ये सारे का सारा आप लोगों को मिल जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे के प्रणेता थे? यंग बंगाल आंदोलन, बताइए। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे के प्रणेता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। यंग बंगाल आंदोलन, एक्चुअली फ्रेंड्स यंग बंगाल आंदोलन जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है आप लोगों का। ठीक है, तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, यंग बंगाल आंदोलन जो है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, 19वीं शताब्दी के अंदर में, ठीक है, बंगाल के अंदर में स्टार्ट हुआ था। और हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो जो है इसके प्रणेता थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। यंग बंगाल आंदोलन, बंगाल के अंदर में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसको खत्म करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन लिख दीजिए आप लोग। यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता के अंदर में एक हिंदू कॉलेज था, वहां पर में ये पढ़ाते थे, वहां पर में टीचर थे। 1826 से 1831 के बीच में इन्होंने वहां पर में पढ़ाया, और उसी बीच उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। बहुत ही कम उम्र के अंदर में इनकी मौत हो गई थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता जो थे वो यंग एज के अंदर में उनकी डेथ हो गई थी। वर्तमान जो लोकसभा है आप लोगों की, वो कौन से नंबर की है? और मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूं, आपको बताना है बिहार विधानसभा कौन से नंबर की चल रही है अभी। ठीक है, बिहार विधान सभा। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग। बताइए, वर्तमान लोकसभा कौन सी है? और आप लोगों के लिए एक टारगेट है, बिहार विधानसभा कौन से नंबर की चल रही है? वर्तमान में कौन से नंबर की बिहार बिहार की विधानसभा है? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आ रहे हैं मेरे पास में। 17वें नंबर की लोकसभा जो है आप लोगों की है। मतलब कि अभी तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं आप लोगों के। 17वीं बार जो है ये लोकसभा बैठी है आप लोगों की। अब मैंने जब आप लोगों से बिहार का पूछा है, तो बिहार का आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ। बिहार का सभी लोग बताएंगे यहाँ पर में कि बिहार की कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, 15-16, 15-16, 15-16 हो रहा है आप लोगों का, कुछ लोगों का। तो आप लोगों को ये टारगेट दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, यहाँ पर मैं लोकसभा की बात करूँ, लोकसभा जो है हमारी 17वें नंबर की है, ये वाली जो 2019 से 2024 के बीच में चल रही है। 2019 से, ठीक है, 2024 के बीच में चल रही है ये 17वें नंबर की लोकसभा आप लोगों की। याद रहेगा आप लोगों को ये चीज? ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जो है बिहार यहाँ पर मैं स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया और हिंदी को जो है माना था उन्होंने कि भाई हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? देखो, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो कॉशियसली ध्यान देना है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। मैं बात यहाँ पर में ये है कि स्वराज शब्द का प्रयोग ही सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाने लायक वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले किया था। काफी सारे लोगों को लगता है यहाँ पर में कि बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था इस चीज को, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का।
स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, ताकि और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको करा सकूं। अगर आप लोग यहाँ पर, मैं जिस दिन हम लोग 3000 क्रॉस हो जाएंगे उस दिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों की 3 घंटे की क्लास लूंगा, जिसके अंदर मैं पूरा जितना जीएस में 3 घंटे में जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकता हूँ, या जितनी भी अब तक पढ़ाया उसका सारा का सारा रिविजन अगर आप लोगों ने करना है पोल के साथ में, तो मैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगा। लेकिन जिस दिन हमारे 3000 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो सभी लोग जितना भी जहां पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो, शेयर कर देना, आप लोगों ने लाइक करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चाहिए ये सारी चीजें। आर्य समाज के संस्थापक थे, ये याद रखेंगे आप लोग। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 के अंदर में हुई थी, बॉम्बे में। लेकिन बाद में इसको जो है कहां पर में स्थापित कर दिया गया था? उसका हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर में, 1877 में लाहौर में उसको स्थापित कर दिया गया। इन्होंने नारा दिया था, ये वाला बहुत ही फेमस है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। किसका नारा था? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो जो है, ये नारा जो है याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का था। इन्होंने ही स्वराज की अवधारणा रखी थी, और इनका मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द के लिए बात कही और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब मैं थोड़ा सा स्वराज शब्द के ऊपर मैं आप लोगों से कुछ चीजों के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। ध्यान रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल कहां पर में हुआ था? स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहां पर में हुआ था? याद करो, आपको रिवीजन करवा रहा हूं मैं। रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का, ठीक है। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, ओके। और जो पूर्ण स्वराज है, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया था 1929 के अंदर में, लाहौर अधिवेशन के अंदर में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दोनों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अलग बात है यहाँ पर में, यहाँ वो जो क्वेश्चन था वो था कि पहली बार किसने इस्तेमाल किया था वो शब्द का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा, वो तो लोकमान्य तिलक ने कहा था, वो अलग चीज है, ठीक है। तो 4 चीजें आप लोगों को स्वराज शब्द से रिलेटेड हो गई आप लोगों की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है ये आप लोगों ने बताना है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। सत्यार्थ प्रकाश के, और आप देख सकते हो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। और जब आप लोगों की बीपीएससी लेने वाली है ये एग्जाम, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस, आपको जहां से जो क्वेश्चन मिल सके वो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने चाहिए जीएस के, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। जीएस का मतलब ही होता है कुछ भी पूछ लेंगे वो, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती ही है। बहुत ही फेमस पुस्तक है उनकी, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक है, ओके। तो आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या क्या पढ़ा आज, मेरे साथ साथ में रिवाइज करो सभी लोग। रिवीजन करना है, रिवीजन इज द की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, 1875 में, बॉम्बे के अंदर में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, बैक टू द वेदास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग लिख रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे ही लिखते जाइए आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद में जो है हम लोगों ने देखा कि इन्होंने जो है स्वराज शब्द की परिकल्पना की थी और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। पहले व्यक्ति थे ये जिन्होंने कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों ने देखा सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो है, ठीक है, इन्होंने बुक भी लिखी थी। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा वेद भाष्य करके भी एक पुस्तक थी जो इन्होंने लिखी थी, वेद भाष्य, वेद भाष्य, वेद भाष्य, पाखंड खंडन, पाखंड खंडन, ये भी बुक उन्होंने लिखी थी, खंडन, पाखंड खंडन। तो ये भी प्लीज याद रख लेना आप लोग। सत्यार्थ प्रकाश के अलावा ये 2 बुक भी और इंपॉर्टेंट वाली उनकी थी, वेद भाष्य और पाखंड खंडन, इंपॉर्टेंट वाली बुक्स इनकी, ठीक है। चलिए, तो आंसर यहां पर मैं आप लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, हरियाणा पीसीएस में पूछा था, लेकिन बढ़िया है। Whose speeches at World Parliament of Religions held in September 1893, ठीक है, विश्व धर्म संसद में 1893 में किसके भाषण ने उनको देवी अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भीतर भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व में प्रसिद्धि दिलाई? मतलब उन्होंने जो है भाषण दिया था 1893 में विश्व धर्म संसद में। अब ये बताओ कि 1893 में ये विश्व धर्म संसद कहां पर में आयोजित हुई थी, ये आप लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर तो करते रहेंगे अपन लोग, ठीक है। ये बताओ कि इसका
ये कहाँ पर में आयोजित हुई थी? तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये शिकागो में आयोजित हुई थी। ठीक है, शिकागो। शिकागो कहाँ पर में है ये आप लोगों का? शिकागो आप लोगों को यूएसए के अंदर में मिलेगा। तो यूएसए में शिकागो में 1893 में जो विश्व धर्म संसद लगी थी, उसमें स्वामी विवेकानंद जी के जो भाषण थे, उसमें उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली पश्चिमी देशों के अंदर में, और भारतीय सभ्यता का भी वहाँ पर में प्रचार प्रसार हुआ। इन्होंने स्टार्ट ही किया था, ठीक है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस शब्द से। तो वहीं पे ताली बजने लगी। मतलब लोग भी सोच रहे होंगे बाकी के लोग कि यार ऐसा क्या कह दिया, ये इंसान तो जादूगर निकला। बस इतना ही कहा है कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और जोर जोर से तालियां बजने लगी। बस इतना ही शब्द के अंदर में, और बाकी तो आप सोच लो कि फिर क्या ही हुआ होगा आगे में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो शिकागो के अंदर में 1893 के अंदर में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के अंदर में आप उनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वेदांत सोसाइटी। ठीक है, ईवीएस भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डोंट वरी। ठीक है, सारी की सारी चीजें करा दूंगा मैं आपको। आप लोगों का जितना जितना रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा। आप बताइए यहाँ पर में। बताइए, वेदांत सोसाइटी। अब यहाँ पर मैं ना एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जानबूझ के करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर में जो है ना, एक लोगों को जब बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन होता है। जो पढ़े पढ़े जो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो चलो कुछ भी लगा देंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको भी बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ना, एक बोला है वेदांत सोसाइटी। तो वेदांत सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये याद रखोगे आप लोग फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी वेदांत सोसाइटी। लेकिन एक जो है वेदांत कॉलेज भी है, वेदांत वेदांत ठीक है, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये याद रखना है आप लोगों ने, राजा राममोहन रॉय ने की थी। ठीक है, 1825 के अंदर में वेदांत कॉलेज की। और वेदांत सोसाइटी बोला जाए तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। तो ये जो ये कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। वेदांत कॉलेज किसने स्टार्ट किया था कलकत्ता के अंदर में? वेदांत कॉलेज राजा, सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, वेदांत कॉलेज राजा राममोहन रॉय ने 1825 के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और वेदांत सोसाइटी की बात की जाए तो विवेकानंद जी ने की थी। विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, 1894 के अंदर में की थी, अगर किसी को जानने की इच्छा हो तो। ठीक है, 1894 के अंदर में। तो ये भी आप लोग इसको याद रख सकते हो। दोनों के दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आप लोगों को बता रहे, देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछा था, एचवी डिरोजियो के समय कौन सा एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था? बताओ, चलिए बता दो आप लोग। एचवी डिरोजियो के समय में कौन सा वाला आंदोलन था जो शुरू हुआ था भारत के अंदर में? और कितने लोग चाहते हैं कि और जो है आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं करवा दूं। आज थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स वो लेट हो गए थे हम लोग। ठीक है, कुछ कारणों से एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था यहाँ पर में। ठीक है, एक पर्सन थे जिनको ट्रेनिंग देनी थी, तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया। बट अदरवाइज जो है वो आप लोगों की 12 बजे क्लास होती है रोज, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप पे, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, दोनों के ऊपर में। तो एचवी डिरोजियो जो है फ्रेंड्स, इनके समय में आप लोगों को याद रखना है कि यंग बंगाल आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 1828 से 1831 के बीच में चला ये आंदोलन आप लोगों का। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उसके आप लोग आंसर करोगे। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई आप लोग बताइए कि बिहार जो है आपका, उसमें ठीक है, बिहार के अंदर में राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार कब लगा था? ठीक है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब लगा था सबसे पहली बार, और कितने बार लगा है? तो आप लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पर में। जितने भी लोग लेट जुड़े आज, ध्यान रखना है आप लोगों ने, नेक्स्ट टाइम से रोज टाइम पर आ जाना है आप लोगों ने। ठीक है, टाइम के ऊपर में, अगर आप लोग चाहते हो आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1968 के अंदर में पहली बार लगा था। टोटल जो है अभी तक 8 बार लगा है। लास्ट टाइम जो था आप लोगों का, ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों का लगा था 2005 के अंदर में। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया हुआ है कि बिहार की कौन से नंबर की विधानसभा भी चल रही है आप लोगों की। ठीक है, तो कौन से नंबर की विधानसभा है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे, सभी के सभी लोग, या फिर आप लोग पता करके आओगे और बताओगे मुझे कि कौन से नंबर की विधानसभा है। अभी जैसे मैंने लोकसभा बताया आप लोगों को, ऐसे ही मैं आप लोगों को रोज टारगेट दूंगा, छोटा छोटा सा टारगेट दूंगा आप लोगों को, जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ठीक है, छोटा छोटा सा टारगेट दूंगा जो आप लोग कंप्लीट करके आओगे, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है। और इस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आप लोगों से। इसके अलावा मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कि और क्या क्या पढ़ना चाहते हो आप लोग। प्लस आप लोगों की जो नेशनल मूवमेंट और जो आप लोग कह रहे हो कि एक मैराथन ले लीजिए सर, मैं बिल्कुल लूंगा। उसके ऊपर मैं टेस्ट भी लूंगा आप लोगों के, जिस दिन हमारे 3000 बच्चे लाइव हो जाएंगे। ठीक है, कल देखते हैं कितने बच्चे लाइव आते हैं। आप लोग सभी लोग आइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सेशन को। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा उतना ज्यादा करूंगा, बस बशर्ते आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, एसएसटी तो बिल्कुल कर ही रहे हैं हमारा रूपा चौहान जी। हम लोग 5 बजे भी क्लास होती है हमारी, उसके अंदर में भी कर सकते हो आप। पॉलिटी का चाहिए तो मैं पॉलिटी का बिल्कुल एक सेपरेट सेशन भी करा सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों की बस वो चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, और कुछ भी नहीं। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।